नमस्कार साथियों, में अजय कुमार। आमदनी के लिहाज से, इनकम के लिहाज से भारत की टॉप 10% शहरी आबादी का औसतन खर्चा वैसे सामान और सेवाओं पर जो ड्यूरेबल किस्म के होते हैं, मतलब जो टिकाऊ होते हैं, उन पर भारत के एक आम आदमी के ड्यूरेबल पर किए जाने वाले औसतन खर्च के मुकाबले तकरीबन 13 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर भारत का एक आम आदमी अगर अपने बच्चे की शिक्षा पर महीने में 2,000 रुपये खर्च करता है, तो भारत की टॉप 10% शहरी आबादी जो इनकम के लिहाज से है, उसमें आने वाला कोई व्यक्ति अपने बच्चे की शिक्षा पर महीने में 26,000 रुपये खर्च करता है। अब आप सोच लीजिए, अगर जीवन स्तर में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान की खाई है, तो हम कितनी गैर बराबरी वाला समाज बना रहे हैं। किसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मैनेजर बनेंगे और किसके बच्चे चपरासी बनेंगे। किसके बच्चे को रोजगार मिल जाएगा और कौन बेरोजगारी में घूमेंगे। यह जानकारी ब्लूम वेंचर नामक प्राइवेट संस्थान की साल 2025 की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट से निकल करके आई है। यह संस्थान भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़े और दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थानों की तरफ से जारी आंकड़े का विश्लेषण कर पिछले कई सालों से एनुअल रिपोर्ट जारी करता आ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 140 करोड़ की आबादी में तकरीबन 100 करोड़ आबादी ऐसी है जिनकी आमदनी इतनी कम है कि वह अपनी जायज चाहतों को नहीं खरीद सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी वो शोरूम में गए या किसी दुकान में गए, उन्हें जूता खरीदने का मन हुआ, उन्हें कपड़ा खरीदने का मन हुआ, लेकिन जेब में इतना पैसा नहीं है कि वह उसे खरीद पाए। अगर वह चाहे कि उनकी जायज चाहतों के मुताबिक उनके पास एक ढंग की मोटरसाइकिल हो, ढंग का कपड़ा खरीद सके, ढंग का जूता चप्पल खरीद सके, ढंग के रेस्टोरेंट में बैठकर वह खाना खा सकें, मतलब अगर वह चाहे कि वह अपनी जायज चाहतों के मुताबिक ठीक ठाक जिंदगी जी पाएं, तो यह नहीं कर सकते हैं। मतलब भारत में तकरीबन 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में सबसे जरूरी खर्चों के अलावा खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, जेब में एक्स्ट्रा मनी ही नहीं है। आर्थिक तंगी से बनने वाले मानसिक प्रताड़ना लगातार उनके साथ चल रही है। 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में इतना कम पैसा है कि वह जो चाहे वह नहीं खरीद सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोगों की आमदनी इतनी कम है कि वह डिस्क्रिशनरी गुड्स यानी वैसे सामान और सेवाओं को नहीं खरीद सकते हैं जो उनके विवेक के मुताबिक बनी चाहतों से जुड़ी हैं। रिपोर्ट बताती है कि इनके जीवन की गरीबी अफ्रीका के सहारा के इलाके में मौजूद भयंकर गरीबी की तरह है। भारत के 100 करोड़ लोगों के जेब में इतना पैसा नहीं है कि अगर किसी तरह का स्टार्टअप शुरू किया जाए, जिसके पास पैसा है वह स्टार्टअप शुरू करता है, तो वह स्टार्टअप के ग्राहक बन पाए। मतलब वह उनको सोच करके कोई स्टार्टअप नहीं शुरू करेगा क्योंकि उनके जेब में पैसा ही नहीं है, वह घाटे में चला जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 100 करोड़ आबादी की प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी 8,000 रुपए से कम है। अब सोच के देखिए 8,000 रुपए में क्या होता है। जहां तक बात रही इसकी कि आखिरकार भारत में वैसी आबादी कितनी है जो चाहती है वह खरीद सकती है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तकरीबन 14 करोड़ आबादी है। मतलब 140 करोड़ में तकरीबन 10% हिस्सा जो है, जो अपने जीवन के बुनियादी जरूरतों से अलग सामान और सेवाओं की खरीदारी कर सकती है। लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकती है। अगर किसी दुकान में जाए तो इस कोफ्त में नहीं मरेगी कि उसकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वह जो चाहती वह ना खरीद पाए। भारत के ज्यादातर स्टार्टअप के ग्राहक यही लोग हैं। अगर कोई नया स्टार्टअप खड़ा भी हो रहा है तो उनका बाजार भी यहीं पर है। मतलब मान लीजिए स्टार्टअप की दुनिया भी कम हो गई क्योंकि उनके लिए 10% ही बाजार है। जो इसके अलावा बची हुई आबादी है वो तो बाजार है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था हमेशा तंगहाली में रहेगी। इंटरनेट की दुनिया में नेटफ्लिक्स, मामा अर्थ, नाइका, जिरोधा जैसे प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यह 10% आबादी ही करती है। अब सवाल यह बनता है
कि आखिरकार भारत की 140 करोड़ की जनता के बीच इतनी बड़ी आर्थिक समस्या क्यों बसती है। तो इसका सबसे गहरा जवाब, कई तरह के जवाब होंगे, लेकिन जो सबसे गहरा जवाब है कि भारत में बहुत गहरी आर्थिक असमानता है और इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। सामने दिख रहा है लेकिन आंख बंद की हुई है पूरी की पूरी सरकारें। पिछले 11 साल से भाजपा की अगुवाई में जो सरकार भारत की कमान थामे हुई है, जो विश्व गुरु कहती है भारत को, नरेंद्र मोदी बार बार डंका बचाते रहते हैं, उसके आर्थिक नजरिए का कोई अता पता ही नहीं है। ले देकर उसकी नीतियों में एक ही चीज दिखती है कि प्राइवेट सेक्टर को छूट देनी है ताकि वह इन्वेस्टमेंट करे। जब वह आगे बढ़ेंगे तो कारोबार लगाएंगे और सबको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, वगैरह वगैरह। मगर इसका नतीजा यही निकला है कि इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ है। बेरोजगारी के फलक पर ही देख लीजिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। ब्लूम वेंचर के रिपोर्ट में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े दर्ज हैं जो यह बताते हैं कि इनकम के लिहाज से बॉटम 50% भारत की आबादी का भारत के नेशनल इनकम में शेयर लगातार कम होते जा रहा है। 1990 में इनकम के लिहाज से बॉटम 50% आबादी की नेशनल इनकम में हिस्सेदारी 22% थी। अब यह कम करके 15% हो गई है। मतलब 1990 से लेकर के अब तक जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं वो आर्थिक असमानता बढ़ा ही रही हैं। आर्थिक फलक पर साल भर में क्या होता है, सबसे बड़ी नीति कौन सी बनती है, तो बजट की होती है। मगर बजट की स्ट्रक्चरल खामियां इतनी गहरी है कि उससे केवल उन्हीं को कुछ मिलता है जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बाकियों के लिए वहां जो जगह है उसे आप ना के बराबर समझिए, उसे आप कुछ भी मत समझिए। जबकि भारत की 90% से ज्यादा आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। बताइए, जब बजट निकलता है तो किसी कृषक को क्या फायदा पहुंचता है, लेकिन वहीं पर जिसको सैलरी मिलती है उसको तो कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, टैक्स कट कर दिया जाए। पीरियोडिक लेबर फोर्स के मुताबिक भारत में केवल 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में किसी ना किसी तरह की सैलरी मिलती है। यानी बजट में 139 करोड़ लोगों को डायरेक्ट तौर पर कोई फायदा नहीं मिलता है। जन कल्याण की कुछ योजनाएं बनती हैं, उनके तहत कुछ आवंटन होता है और उस आवंटन का पैसा आप जानते ही हैं, नेताओं में बंटता है, अधिकारियों में बंटता है, मिडिलमैन में बंटता है, दलालों में बंटता है और तब जाकर के कुछ ना कुछ आम आदमी तक पहुंचता है। इस तरह की योजनाएं हैं, लोगों को पता ही नहीं है। इतने गरीब हैं कि वो ऑनलाइन फॉर्म तक नहीं भर सकते हैं ताकि वो उसकी योजनाओं का फायदा उठा सकें। इस तरह की संरचनात्मक कमी का असर यह है कि सरकार के खजाने में डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है। ब्लूम रिसर्च की इसी रिपोर्ट में भारत सरकार से लिया गया यह आंकड़ा दर्ज है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की 140 करोड़ की आबादी में केवल 2% आबादी ने डायरेक्ट टैक्स का किसी न किसी तरह का भुगतान किया था, जबकि वहीं पर चीन में यह आंकड़ा 10% का है, अमेरिका में 43% का है। भारत की कुल आबादी में आप सोच के देखिए, 140 करोड़ की आबादी में केवल 2 करोड़ 80 लाख आबादी ऐसी है जिसने टैक्स के तौर पर, डायरेक्ट टैक्स के तौर पर किसी ना किसी तरह की रकम चुकाई है। अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का केवल 2.5% हिस्सा टैक्स के भुगतान से बना था। बाकी भारत में अब ऐसी आबादी भी पनप रही है जो पैसा से पैसा बनाने में यकीन रखती है, ना कि मेहनत करके कुछ उत्पादन बना करके, कुछ प्रोडक्ट बना करके या कुछ भी करके, कुछ सेवा दे करके पैसा कमाने में। मतलब पैसा बनेगा उसका, लेकिन वह कुछ कर नहीं रही है। और यह आबादी किस में लगी हुई है, स्टॉक मार्केट की दुनिया में। यह सुबह से शाम तक स्टॉक मार्केट में लगी हुई है। ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इक्विटी मार्केट का टोटल कैपिटल भारत की टोटल जीडीपी का 136% है, जबकि इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या महज 4 करोड़ है। मतलब 4 करोड़ इन्वेस्टर और कुछ हजार एफआईआई और बैंक के लिए हुए कर्जे का भारत की कंपनियों में इतना पैसा लगा है
कि उनका मार्केट कैपिटल भारत की जीडीपी का 136% पहुंच गया है, भारत की टोटल जीडीपी का। यानी भारत की कंपनियों में जितनी कीमत होनी चाहिए उतनी कीमत नहीं है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट की दुनिया में पैसे से पैसा बनाने का खेल चल रहा है। ज्यादातर लोग किसी कंपनी के स्टॉक में पैसा इसलिए नहीं लगाते हैं कि उनकी यह चाहत है कि वह कंपनी में अपनी बचत को जमा करेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी, उसको इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा। यह सब बात नहीं है। वो पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि स्टॉक खरीदें, और स्टॉक को खरीद बेच करके जो मुनाफा कमाया जाता है, प्राइस ऊपर चला जाए, प्राइस नीचे चला जाए, उस पर जो मुनाफा कमाया जाता है वह बम्पर मुनाफा कमाया जाए। और इस खेल की वजह से क्या होता है, स्टॉक प्राइस बेवजह बढ़ती रहती है, बिना किसी उत्पाद के बढ़ती रहती है। और जितना बेवजह कीमत बढ़ रही है उसकी अर्थव्यवस्था में नुकसान बहुत ज्यादा है, फायदा कुछ भी नहीं है। अब अंत में चलते चलते आप यह आंकड़ा भी सुन लीजिए। ब्लूमवेंचर की रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक का यह आंकड़ा दर्ज है कि प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से भारत दुनिया के देशों के बीच में 140वीं रैंकिंग रखता है, जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। मगर अगर इनकम के आधार पर भारत की टॉप 10% आबादी की औसत कमाई के हिसाब से रैंकिंग निकाली जाए तो भारत का नंबर सीधे 69वां हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी आर्थिक असमानता है। और 100 करोड़ लोग उस हालत में जी रहे हैं जो किसके बराबर है, अफ्रीका के सहारा के बदहाली के बराबर। और यह उस देश का हाल है जिसके बारे में उसके अगुआ नेता प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह विश्व गुरु है। शुक्रिया।